का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम वाइट फास्फोरस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इजराइल के द्वारा वाइट फास्फोरस यूज़ की गई गाज़ा और लेबनान में, उसका वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। कैसे वो केमिकल बैन किया गया है ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम में, और क्या होता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार ग्रुप, ठीक है, कैसे अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार ग्रुप में इंडिया की मदद की। तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 से रिलेटेड। देखो अभी दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 ख़त्म ही होने वाली है लगभग। तो इसमें क्या है, एक दुबई कंसेंसस आया। दुबई कंसेंसस में बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। ये 21 पेजेस का एक डिस्कशन है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, कैसे डेवलप्ड कंट्री लॉस एंड डैमेज फंड में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। हमने पहले भी आपको बताया लॉस एंड डैमेज फंड जो स्टेबलाइज हुआ था ये 2013 के करीब हुआ था, जब वारसा पोलैंड में मीटिंग हुई थी। तो इस टाइम में स्टेबलाइज हुआ था, मगर इन्फोर्स इसे फर्स्ट टाइम अब किया जा रहा है दुबई में, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में। लॉस एंड डैमेज फंड में क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि डेवलप्ड कंट्री टेक्निकल रूप से और फाइनेंशियल रूप से मदद करेंगी डेवलपिंग कंट्री की। तो इससे क्या होगा, डेवलपिंग कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आएगी, और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 70-50 से, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से बहुत सारे लग्जरी गुड्स की डिमांड इंग्लैंड में बढ़ गई थी, और जो रॉ मटेरियल यूज़ करके वो लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे थे, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक रिजीम की ज़रूरत थी। तो इन्होंने कॉलोनीज़ बसाई और उस कॉलोनीज़ में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हुआ, और लोगों ने कहा कि ये क्लाइमेट चेंज जो है डेवलप्ड कंट्री की वजह से, जिसकी वजह से आइलैंड सिंक हो रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, मगर डेवलप्ड कंट्री इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। मगर अब $100 बिलियन का एक फंड तैयार होने को राजी हो गए हैं ये लोग, जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। तो दुबई कंसेंसस में यही बात बताई गई है कि कैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव करेंगे, कैसे फेज आउट करेंगे, 2050 तक हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुबई कंसेंसस आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो ऑर्गेनाइज की गई दुबई में, उसमें दुबई कंसेंसस आया और लॉस एंड डैमेज फंड पर उसमें बात हुई। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है, इंडिया ने वोट किया है फेवर में इमीडिएट सीज फायर। देखो क्या हो रहा है, बहुत सारी कंट्री ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोट किया है कि आप इमीडिएट सीज़ फायर लाइए, और सीज़ फायर के थ्रू जो लोग मारे गए हैं उनको क्या कहते हैं हर्जाना देना चाहिए, और अब और डेथ नहीं होना चाहिए। तो इंडिया ने इसके सपोर्ट में वोट किया है। तो पैलेस्टीन एम्बेसडर ने सब इंडिया का शुक्रिया अदा किया है कि इंडिया जो है सीज़ फायर के फेवर में। मगर इजराइल का कहना है कि हम जब तक सबको मार नहीं लेंगे हमास को, तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा क्राइसिस ये इमर्ज हो रहा है, अगर देखा जाए तो गाज़ा में लॉट्स ऑफ पीपल रिलेटेड टू हमास एंड दे क्रिएट एवरी डे कैओस इन दिस रीजन, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्राइसिस इमर्ज होकर आ रहे हैं, जिनकी फैमिली के लोग मर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट रीजन में और यूरोपियन रीजन में बहुत ज़्यादा आतंकवाद बढ़ सकता है, मिलिटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ का यही कहना है इसको समाप्त करना चाहिए, और मोसाद के द्वारा या अदर सीक्रेट एजेंसी के द्वारा उन्हें धीरे धीरे इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगली बात क्या बताई गई है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आप जानते हैं कि वीटो पावर होती है। चाइना के पास वीटो पावर है, USA के पास वीटो पावर है, ठीक है, इन लोगों के पास वीटो पावर है। तो ये क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है उसमें वीटो कर देते हैं और वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाता। यही केस इसमें हुआ। इंडिया ने सपोर्ट में वोट किया, करीब 153 कंट्री ने इसके सपोर्ट में वोट किया, मगर एक इकलौती कंट्री ने वीटो कर दिया।
देखो मतलब एक तरफ 100 लोग और एक तरफ एक आदमी कहते कि ये लड़ाई नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, ये आदमी कहते कि ये लड़ाई नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। मतलब किस तरह से अमेरिका का डोमिनेंस है वर्ल्ड में, ये यहाँ से पूरा का पूरा शो होता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो आया है स्मोक कैनिस्टर के बारे में। देखो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ, 2 लोग स्मोक कैनिस्टर लेकर घुस गए, उन्होंने तमाम टाइप के नारे लगाए। अभी तक प्रॉपर न्यूज़ नहीं आई है। कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट से कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 13 दिसंबर वही दिन है जिसके में एनिवर्सरी मनाई जा रही थी पार्लियामेंट पे अटैक की। तो इस तरह से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। आपको पता होना चाहिए कैनिस्टर वो चीज़ होती है जिसमें से स्मोक निकलती है, बम टाइप की चीज़ होती है, मगर ये एक्चुअली बम नहीं होता। इसमें से स्मोक कैनिस्टर नाम ही है, इसको स्मोक को फैलाने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि पब्लिक इधर उधर भाग सके। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो डायरेक्टली टेलीग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं @WASIH34। ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी सजेशन की ज़रूरत है, आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही, सिलेबस कवर करने में प्रॉब्लम आ रही, तो आई विल हेल्प, और हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। मैंने आईडी बताई @WASIH34। ये आईडी मेरे द्वारा बनाई गई है, आप इस पर डायरेक्ट मुझसे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। देखो रिसेंटली क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया था, बहुत ह्यूज स्टॉर्म आया था, जिसमें से करीब 5 लाख लोगों के घर बिना पावर के हो गए और बहुत सारे नुकसान हुए। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि यूक्रेन का बॉर्डर किस किस से मिलता है, और क्रीमिया कहाँ पर है, और सी ऑफ एजोव कहाँ है, और स्ट्रेट ऑफ कर्च कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा जरूर पूछे जाते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं हमारे यूक्रेन का बॉर्डर किस किस से मिलता है। देखो यूक्रेन का बॉर्डर साउथ में अगर देखोगे तो ब्लैक सी से मिलता है, और ये जो है क्रीमिया पेनिनसुला है, जो 2014 में रसिया के द्वारा एक्वायर कर लिया गया, और 2014 के बाद से ही G8 कंट्री जो था वो G7 बन गया, क्योंकि G8 कंट्रीज़ ने कहा कि रसिया ने इसे अनऑथोराइज्ड रूप से इसे एक्वायर किया है, तो इसके लिए हम इसे G8 कंट्री से निकाल रहे हैं, और वो अगेन G7 ग्रुप हो गया। ठीक है, ये देखो सी ऑफ एजोव है, ये सी ऑफ एजोव, और ये स्ट्रेट ऑफ कर्च है जो ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव को मिलाती है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यूक्रेन के साउथ वेस्ट में जो बॉर्डर है मोल्डोवा का, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री जहाँ भी आती है आप ज़रूर याद रखिए, जैसे बुर्किना फासो, अफ्रीका में एक बुर्किना फासो कंट्री है जो लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप बुर्किना फासो देखिए, अक्सर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है ड्यू टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, टेररिज्म एंड मिलिटेंट सिस्टम। ठीक है, तो अगली बात क्या बताई गई है कि रोमानिया इससे बॉर्डर मिलता है, हंगरी का बॉर्डर मिलता है, स्लोवाकिया का बॉर्डर मिलता है, पोलैंड का बॉर्डर मिलता है, बेलारूस का बॉर्डर मिलता है। बेलारूस जो है रसिया का एलाई है, आपको ये पता होना चाहिए, और रसिया से बॉर्डर मिलता है। ये आगे क्या बताया गया, यही चीज़ यहाँ बताई गई कि रसिया ने एक्वायर कर लिया क्रीमिया को, ये सी ऑफ एजोव बता दिया, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च बता दिया, मालदोव बता दिया, लैंडलॉक कंट्री है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप इस मैप को एक बार वर्ल्ड मैप पर जरूर देखना, आपको अंदाजा लग जाएगा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कितने ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी ऊपर है, इक्वेटर से कितनी ऊपर है, ये सब आपको पता लग जाएगा। अगला आर्टिकल बुकर प्राइज से रिलेटेड है। देखो बुकर प्राइज जो है एक लिटरेरी अवार्ड है। पहले 1969 में जब इसे स्टेबलाइज किया गया था तो कॉमनवेल्थ नेशन को दिया जाता था। कॉमनवेल्थ नेशन वही होते हैं जो इंग्लैंड के कभी भी कॉलोनीज रही होती हैं। आप ये चीज़ याद रखना, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं वो उसमें वही लोग होते हैं जो इंग्लैंड की कभी कॉलोनीज रही होती हैं, और मगर अगर किसी की इच्छा है कि हम कॉमनवेल्थ नेशन में शामिल होना चाहते हैं तो अदर कंट्री इसमें शामिल होती हैं। तो ये वर्ल्ड का लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है जो अभी ये दिया गया है, पॉल लिंच को दिया गया है, प्रोफेट सॉन्ग। ये एक नॉवेल है, नॉवेल मतलब एक बुक है, प्रोफेट सॉन्ग। ये जो दिया जाता है अवार्ड, ये फिक्शन के लिए दिया जाता है। देखो नॉन फिक्शन के लिए नहीं दिया जाता। फिक्शन मतलब जो हम सोचते हैं, एक मतलब इमेजिनरी बुक के टाइप में दिया जाता है। आप कुछ राइटर जो होते हैं वो रियल घटना को इमेजिनरी रूप में दिखा देते हैं, उसको भी फिक्शन कहते हैं। वैसे ये नॉन फिक्शन के लिए नहीं दिया जाता, आपको इतना याद रखना है। और ये वर्ड ऑफ फिक्शन राइटर इंग्लैंड, मतलब इसमें क्या है कि आपने जो भी बुक के लिए बुकर प्राइज दिया जाएगा वो इंग्लैंड में पब्लिश होना चाहिए, और आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए, और इंग्लिश में होना चाहिए।
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बुकर प्राइस से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच ने, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो वाइट फॉस्फोरस इसराइल के द्वारा यूज़ की गई है एम्यूनेशन में, उसका कड़ा विरोध किया है और कहा ये वायोलेशन है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। देखो वाइट फॉस्फोरस क्या होती है, एक पायरोफोरिक होती है। पायरोफोरिक क्या होती है, जैसे ही ये ऑक्सीजन में एक्सपोज करती है, मतलब एयर में एक्सपोज करती है, तो इससे क्या होता है कि एकदम आग निकलती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। 8-15 डिग्री सेल्सियस हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट निकलती है और एक स्मोक निकलता है। इसमें क्या होता है, पायरोफोरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो इग्नाइट कर जाते हैं स्पॉन्टेनियस, जब एकदम विद इन 5 मिनट के अंदर जब उसे एयर में छोड़ा जाता है। मान लो ये कोई सब्सटेंस है, यहाँ पर ये भरा हुआ है, अब जैसे ही आपने इसे खोला, ये एयर में 5 मिनट के अंदर स्मोक फैलाएगा, हीट फैलाएगा, तो जिससे क्या होगी, यहाँ की भीड़ जो होगी वो भाग जाएगी। तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगती है, डेथ हो जाती है लोगों की। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में इसको बैन लगाया गया। देखो ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल, इसके अंदर इसे पायरोफोरिक सॉलिड कैटेगरी 1 में रखा गया है, क्योंकि इसकी केमिकल कैटेगरी बहुत डेंजरस है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नुकसान पहुंचाती है, स्पॉन्टेनियस एक्सपोज हो जाती है एयर में और बहुत ज़्यादा हीट और स्मोक प्रोड्यूस करती है। मिलिट्री के द्वारा ये यूज़ किया जाता है बॉम्ब के अंदर, रॉकेट के अंदर, ताकि जहां पर वो अटैक कर रहे हैं वहां पर लोगों को डिस्पर्स किया जा सके और लोगों को मारा जा सके। स्मोक स्क्रीन की तरह यूज़ किया जाता है जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो ट्रूप्स के द्वारा मूव करने के लिए, मतलब मान लो कहीं ट्रूप्स हैं और लोग उनके अटैक कर रहे हैं, तो इसको फेंक देते हैं ऊपर, एकदम धुआं हो जाता है और वो छुप के उससे भाग जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है मूव करने के लिए, ठीक है। यूज इंसिनरी वेपन, यूएसए ने भी इसे वेपन की तरह यूज किया है। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, काउजेज सीवियर बर्न हो जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा जलने लगता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डैमेज हो जाता है और रेंजिंग फायर हो जाती है। एक आर्टिकल आप देख लो, ये आप पहले समझ लो, ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग केमिकल, ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम, जीएससी कहाँ से आया, देखो ये मेजर डेवलप्ड फॉलोइंग ए नंबर ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन 1970 और 1980, मतलब 1970 1980 के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल हजार्ड्स प्रोड्यूस हुए, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। इसको देखते हुए इसे ग्लोबलाइज हार्मोनाइज सिस्टम में रिव्यू अर्थ समिट के बाद रख दिया गया, जिसे यूनाइटेड नेशन ने इंडोर्स किया। देखो इंडोर्स करने का मतलब होता है सराहना करना और उसको आगे बढ़ाने की रूल और रेगुलेशन करना। देखो यूपीएससी ने 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन के बारे में। इसमें क्या पूछा गया, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद नाटो और WHO। बिल्कुल गलत है। आप अगर अच्छे से रेगुलर न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं या अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन यूनाइटेड नेशन के अंदर आता। तो एक गलत हो गया, तो ये भी गया, ये भी गया, ये हो गया, 2-3 सही होगा। 2-3 देख लो। इट मॉनिटर केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम इमर्जिंग, मतलब जो नए वेपन हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं केमिकल के थ्रू, उसको बैन करता है, प्रिवेंट करता है। ये प्रोवाइड असिस्टेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट अगेंस्ट द केमिकल वेपन थ्रेट, मतलब किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स है, केमिकल वेपन्स है, तो उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। तो ये 2 पॉइंट सही हैं। अगला आर्टिकल और अगला क्वेश्चन जो है 2011 में आया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार ग्रुप के बीच में डिफरेंस पूछा है। देखो पहली बात इन्होंने क्या बताई है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप है, अरेंजमेंट विच एम टू अलाउ एक्सपोर्ट, अलाउ देखो लिखा है एक्सपोर्ट कंट्री टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ असिस्टिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन प्रोलिफरेशन, मतलब कहता है कि अलाउ करता है एक्सपोर्ट करना कंट्री को, ताकि जो वो मिनिमाइज कर सके केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को। वासेनार ग्रुप क्या कहता है, इट इज़ अ फॉर्मल ग्रुप अंडर OECD होल्डिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ये देखो बिल्कुल गलत है, मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कंप्राइज प्रीडोमिनेंटली एशिया, ये भी गलत है। एशिया अफ्रीका ऐसा कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में बहुत सारे वर्ल्ड के मेंबर हैं। वासेनार ग्रुप में यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री, ये भी गलत है। देखो ऑस्ट्रेलिया और वासेनार ग्रुप आप देख लो। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है
वो प्राइमरी फोकस करता है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से रिलेटेड, मतलब जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन हैं उनके प्रोलिफरेशन को रोकता है, एक्सपोर्ट रिलेटेड मटेरियल को और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है। मेंबर कंट्री बहुत ज़्यादा इसके पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, ये फॉर्म हुआ था 1985 में। जबकि वासेनार ग्रुप कन्वेंशनल वेपन और ड्यूल यूज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है। देखो ये क्या है, आप ये समझ लो, कन्वेंशनल वेपन क्या हो गया, न्यूक्लियर वेपन हो गया, जो हम कन्वेंशनली यूज करते आए हैं, बहुत सारे केमिकल हो गए, तो उसको डील करता है। और ड्यूल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या होता है, ड्यूल यूज होता है। जैसे मान लो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाया और पाकिस्तान ने फिर नॉर्थ कोरिया को वो दे दिया, नॉर्थ कोरिया को दे दिया, ये ड्यूल यूज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इस पे कंट्रोल करता है। ठीक है, वासेनार ग्रुप जो है फॉर्म हुआ था 1996 में, वासेनार नीदरलैंड में, और ये प्रीडोमिनेंटली जो है रीजनल और इंटरनेशनल पर सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क करता है और कंट्रोल करता है ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म एंड ड्यूल यूज, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। इसके मेंबर कंट्री बहुत ज़्यादा कंट्री में फैले हुए हैं, यही चीज़ यहाँ बताई गई है। देखो समरी में क्या बता दिया है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है, स्पेशलाइज है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से रिलेटेड, और वासेनार ग्रुप है कन्वेंशनल वेपन और ड्यूल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, हमने डिस्कस किया। आपसे मैंने कहा आप मुझसे टेलीग्राम पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, WASI@WSIH34। आप डायरेक्ट मुझसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो हम उसको आपस में सजेस्ट करके ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।